हेलो हेलो हेलो। साइलेंस। लग गया लग गया। लगा ही नहीं क्या? लग गया लग गया। नहीं वो नहीं लगा, वैसे ही भेजा है। हाँ जी, कल क्या चल रहा था क्लास में? एटॉमिक रेडियस। हाँ अच्छा, तो एटॉमिक रेडियस के बाद एटॉमिक रेडियस में ही हमें कंटिन्यू करना है आज। ठीक है, एक 2-5 मिनट लेते हैं जिसमें कल जो हमने किया था एटॉमिक रेडियस पीरियड में और ग्रुप में, वो फटाफट ही रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो पीरियड नंबर 1 में साइज का ऑर्डर क्या था। हाइड्रोजन और हीलियम में हीलियम का ज्यादा था क्योंकि इनर्ट गैस है, वंडरवाल रेडियस बड़ा होता है। हाइड्रोजन में कोवलेंट रेडियस लगता है, यहां पे वंडरवाल रेडियस लगता है, और वंडरवाल रेडियस बड़ा है एज कंपेयर टू कोवलेंट रेडियस। पीरियड नंबर 2 में फिर हमने देखा था लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सबसे बड़ा साइज नियॉन का है, वंडरवाल रेडियस। बाद बाकी सब में कोवलेंट रेडियस लगता है। लिथियम, बेरिलियम भले ही मेटल थे, बट ये प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट बनाते हैं कंपाउंड्स, इसलिए इसमें कोवलेंट रेडियस देखते हैं। तो बाकी सब में कोवलेंट रेडियस आता है, उसमें वंडरवाल रेडियस आता है। पीरियड नंबर 3 में हमने देख लिया था आर्गन सबसे बड़ा होगा, उसके ये वंडरवाल रेडियस है। फिर इसके बाद सोडियम और मैग्नीशियम मेटालिक रेडियस था, वंडरवाल रेडियस से छोटा मेटालिक रेडियस। और फिर सारे के सारे कोवलेंट रेडियस, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये था पीरियड नंबर 3। सिमिलरली पीरियड नंबर 4 में हमने बताया था आपको, पीरियड नंबर 4 में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज हमें देखना होता है। और मैंने बताया था स्कैंडियम से लेकर के मैंगनीज तक, स्कैंडियम से लेकर के मैंगनीज तक तो साइज होता है डिक्रीज। फिर इसके बाद मैंगनीज के आगे तक होता है डिक्रीज। फिर इसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल लगभग बराबर होते हैं। लगभग बराबर के लिए ऐसे एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता, इसलिए ये नहीं लगाते, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। उसके बाद कॉपर का साइज बड़ा हो जाता है, उससे भी बड़ा साइज हो जाता है जिंक का। ठीक हो गया। सेम मैंने ऑर्डर लिखा था नीचे वाले का, टेक्नीशियम तक तो आपका डिक्रीज होगा, फिर सिल्वर और गोल्ड का, सिल्वर और कैडमियम का बड़ा हो जाएगा। उसके बाद लैंथेनम से लेकर के साइज छोटा होगा रेनियम तक, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम बराबर हो जाएगा, गोल्ड और मरकरी का साइज बड़ा हो जाएगा। ये हमने कल पढ़ा था, राइट। इसके बाद आ जाओ पीरियड नंबर यहां से यहां तक। क्या आपके पास आइडिया है कि जेड इफेक्टिव बड़ा होता है या छोटा? जेड इफेक्टिव बड़ा है एज कंपेयर टू शील्डिंग, मतलब अट्रैक्शन बड़ा है एज कंपेयर टू रिपल्सन, इसलिए साइज क्या हो रहा था? छोटा हो रहा था। यहां पे जो है जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इक्वल हो गया था, यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है वो बराबर था, तो ना साइज कम हो रहा था ना ज्यादा हो रहा था। यहां पे जेड इफेक्टिव कम हो जाता है एज कंपेयर टू शील्डिंग, यानी कि जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू रिपल्सन। यही था, ये हमने कल पीरियड का ऑर्डर रेडियस पढ़ा था। ठीक, अब पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 में हमने केवल डी ब्लॉक का साइज देखा है। एस ब्लॉक का साइज
एस ब्लॉक का साइज आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। इससे पहले एस ब्लॉक कौन आएगा? क्या पोटेशियम और कैल्शियम आएगा? तो एस ब्लॉक का साइज बड़ा होगा, फिर कैल्शियम का साइज, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम हो रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा इस साइज, सबसे बड़ा कौन होगा इस पीरियड का? वंडरवाल। इस पीरियड में वंडरवाल इनर्ट गैस देखो, क्या क्रिप्टन है फोर्थ पीरियड में? तो क्रिप्टन का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर एस ब्लॉक वाला आएगा, फिर डी ब्लॉक वाला आएगा, और फिर पी ब्लॉक में साइज लेफ्ट से राइट डिक्रीज होगा। खैर, जब पीरियड में साइज पढ़ाई जाती है तो इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, स्कैंडियम से देखते हैं। पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पी ब्लॉक की साइज में लेफ्ट से राइट डिक्रीज होगा। अब आते हैं, मैंने आपको ग्रुप में बताया था, ग्रुप 1 में कोई दिक्कत नहीं है, टॉप से बॉटम साइज बढ़ेगा। ग्रुप 2 में कोई दिक्कत नहीं है, टॉप से साइज बढ़ेगा, टॉप से बॉटम। ग्रुप 3 में भी कोई दिक्कत नहीं था, टॉप से बॉटम साइज बढ़ेगा। ग्रुप 14 से 18 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, टॉप से बॉटम साइज बढ़ेगा। प्रॉब्लम था ग्रुप नंबर 13 में। ग्रुप नंबर 13 में एक्सेप्शनल ऑर्डर था, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम। तो यहां पे जो साइज ऑर्डर था वो गैलियम पहले आ गया, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम और थैलियम। गैलियम और एल्युमिनियम में चेंज क्यों आया था? बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे जितना ज्यादा बड़ा साइज होना चाहिए था उतना बड़ा साइज हुआ नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है, बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कौन से पीरियड में लगता है? फोर्थ पीरियड गैलियम वाले में लगता है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किस में लगता है? सिक्स्थ पीरियड थैलियम वाले में लगता है। अच्छा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? तो n-1d इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग होती है। n-1d इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग, जब जब पुअर शील्डिंग होगा इसका मतलब शील्डिंग कमजोर है, मतलब z इफेक्टिव बड़ा है एज कंपेयर टू शील्डिंग। शील्डिंग कमजोर है इसका मतलब z इफेक्टिव बढ़ गया, शील्डिंग कमजोर हो गया। z इफेक्टिव ग्रेटर देन शील्डिंग, क्या साइज कम होगा? साइज कम हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे n-2f का इलेक्ट्रॉन, इसका पुअर शील्डिंग होता है, फिर से शील्डिंग कमजोर हुआ, यानी कि z इफेक्टिव बढ़ गया। z इफेक्टिव ग्रेटर देन शील्डिंग, क्या मैं बोल दूं? साइज फिर से कम होगा, और यहां कम होके इंडियम के बराबर होता है, यहां कम होके एल्युमिनियम से छोटा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि ग्रुप नंबर 4 से 12 में जो सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट हैं, जो सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट्स हैं, और जो सेवेंथ पीरियड एलिमेंट है, नहीं, जो फिफ्थ पीरियड एलिमेंट है और जो सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स की साइज रेशियो सेम होती है। साइज जो है फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड का बराबर होगा। ग्रुप 4 से 12 में, 3 में मत कर देना। 3 में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान दो, 3 के बाद एफ ब्लॉक आता है। 3 में तो लैंथेनम है, 3 में तो ये तो लैंथेनम है, इसके बाद आता है ना एफ ब्लॉक, तो इसके बाद आएगा एफ के इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाद होती है पुअर शील्डिंग। लैंथेनम में मत लगाना। उसी तरह एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद होता है एफ ब्लॉक, एक्टिनियम के बाद लगेगा पुअर शील्डिंग, इसलिए इनमें कोई साइज का दिक्कत नहीं आता है, ये टॉप से बॉटम बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ग्रुप 4 से 12 की अगर हम बात करें तो साइज यहां पे दोनों बराबर हो जाते हैं, ये तो बढ़ेगा, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड का साइज बराबर हो जाता है। जनरली होना क्या चाहिए? नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, बट फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड वाले का साइज बराबर हो जाता है। रीजन, सिक्स्थ पीरियड में लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 6 का साइज हो गया छोटा, और 6 वाले का साइज छोटा होकर फिफ्थ पीरियड के बराबर हो जाता है। तो ग्रुप 4 से 12 में फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड का साइज बराबर हो गया। रीजन अगेन इज लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो साइज में एक जगह लग रहा है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, वो है बोरोन फैमिली। दो जगह लग रहा है लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक बोरोन फैमिली में और एक ग्रुप 4 से 12 डी ब्लॉक। ग्रुप 4 से 12 डी ब्लॉक, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट की साइज हो जाती है बराबर। ग्रुप 4 से 12 डी ब्लॉक, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड हो जाती है साइज बराबर। जिरकोनियम और हफनियम कम से कम 3-4 बार प्रीवियस ईयर में पूछा है साइज, इसी को बोला जाता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं फिफ्थ पीरियड को 4D सीरीज बोल सकता हूं? क्योंकि जब डी की बात हो रही है तो हमेशा n-1d की बात होगी। तो n क्या है? 5, n-1d 4d, n क्या है? 6, n-1d 5d। तो अगर मैं बोलूं
ग्रुप 4 से 12 5D और 4D की साइज बराबर है, सही है गलत है? सही है। 4D और 5D वालों की साइज क्या हो जाती है? बराबर, बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ग्रुप 3 में नहीं लगेगा, ये गलती बार बार लोग दोहराते हैं, ग्रुप 3 में नहीं, ग्रुप 3 के बाद एफ ब्लॉक आ रहा होता है, तो ग्रुप 3 के बाद लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, इसीलिए ग्रुप 4 से 12 में लग रहा होता है, 3 में नहीं लग रहा होता है। यही कल के पूरे क्लास का रिकैप है, ठीक है? पूरे क्लास का रिकैप यही है। अब लिखेंगे आज बताते नहीं है, आगे लिख देते हैं। नेक्स्ट, अभी एटॉमिक रेडियस ही चल रहा है। अभी नेक्स्ट आपके पास चल रहा है एटॉमिक रेडियस के अंदर ही। एटॉमिक रेडियस के अंदर हमने अभी ये सारे साइजेस देख लिए, पूरे ग्रुप में कौन सा साइज है, पीरियड में कौन सा साइज है, वो सारी साइज हमने देख लिया। अब एटॉमिक रेडियस में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड आयोनिक रेडियस। अब आयोनिक रेडियस जो है, दो तरह से आयोनिक रेडियस आप एक तरह से ही पढ़ना है, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन दो तरह से है, दोनों करता हूं एक एक करके। थोड़ी देर आप केवल बोर्ड पे ही देखेंगे और पेन कॉपी को डेस्क पे रखना है। आइए केटायनिक रेडियस की पहले बात करेंगे, फिर एनायनिक रेडियस की दूसरे बारे में बात करते हैं, और दोनों को मिला के आयोनिक रेडियस पढ़ेंगे। पहले अलग से केटायनिक पढ़ते हैं, फिर एनायनिक पढ़ते हैं। देखो केटायन कैसे बनता होगा। किसी भी न्यूट्रल एटम से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो केटायन बन जाता है। जैसे मान लो मैं सोडियम एटम की बात कर रहा होता हूं, तो किसी भी सोडियम एटम से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया तो केटायन बन गया होगा। ये बात क्लियर है? सिमिलरली एनाइन कैसे बना होगा, तो किसी भी न्यूट्रल एटम में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा तो इसी में माइनस चार्ज जोड़ दूंगा, यानी कि Cl माइनस बन जाएगा। यहां माइनस चार्ज रिमूव हो रहा है तो प्लस बन गया, वहां माइनस चार्ज ऐड हो रहा है तो माइनस बन गया। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, इस सोडियम में E कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है? जितना एटॉमिक नंबर है न्यूट्रल में उतना ही 11 उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। और प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन को मैं लिख रहा हूं Z से। क्या यहां पे भी 11 आएगा? जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन है। अब ध्यान से देखना, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? होना चाहिए था 11 बट एक लॉस हो गया तो 10 हो गया। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन के लॉस से प्रोटॉन में कोई फर्क पड़ा है? तो प्रोटॉन का नंबर तो अभी भी 11 है। अब देखना ध्यान से, अगर मैं इसका E/Z रेशियो निकाल रहा हूं, क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, कैलकुलेट E/Z रेशियो। अगर मैं E/Z रेशियो निकाल रहा हूं तो क्या आपके पास 11/11 1 आ रहा है? अगर मैं इसका E/Z रेशियो निकाल रहा हूं तो क्या आपके पास 10/11 आ रहा है? तो क्या इसका E/Z रेशियो आप अगर देख के बताओ तो क्या लेस देन 1 आएगा? जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है तो लेस देन 1 आता है, जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो गया लेस देन 1 आएगा। अच्छा, अब मुझे बस यहां पे थोड़ा सा फील कराना है आपको। एक एटम है, हर एटम कैसे होता है? बीच में न्यूक्लियस, चारों तरफ से ऑर्बिट्स। अब इस एटम में Na+ की बात कर रहा हूं, Na भूल जाओ, Na+ की बात कर रहा हूं। प्रोटॉन ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है, यानी कि ये यहां पे ज्यादा है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है तो न्यूक्लियस में ज्यादा है, यानी कि ये पावरफुल है। इलेक्ट्रॉन कम है तो बाहर वाला जो है वो कमजोर है। जो प्रोटॉन है वो तो अंदर होता है न्यूक्लियस में, जो प्रोटॉन है वो अंदर होता है न्यूक्लियस में, और जो बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन ज्यादा है, ये पावरफुल है, इलेक्ट्रॉन कम है, ये कमजोर है। ये पावरफुल है और ये कमजोर है। तो पावरफुल है तो क्या इसको खींच लेगा? पावरफुल है तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ये कमजोर भी है तो आसानी से अट्रैक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो केटाइन में क्या हो रहा है? न्यूक्लियस पावरफुल हो जा रहा है, Z पावरफुल हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कमजोर पड़ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। प्रोटॉन पावरफुल हो गया, अगर पावरफुल हो गया तो क्या इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा? अगर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे,
जब भी E बाई जेड रेशियो लेस देन 1 आ रहा है यानी कि प्रोटॉन पावरफुल है, न्यूक्लियस पावरफुल है, अट्रैक्ट कर लेगा, साइज छोटा हो जाएगा। जब जब E बाई जेड रेशियो लेस देन 1 आ रहा है यानी कि न्यूक्लियस पावरफुल हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। ये हमेशा रूल है। अब देखो, अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन निकालूं कितना आएगा, एटॉमिक नंबर जितना है उतना ही। यहां पे प्रोटॉन निकालूं, एटॉमिक नंबर कितना है उतना ही आ जाएगा, 17। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो क्या एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, और यहां पे प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अगर मैं इसका E बाई जेड निकालता हूं तो मैं सीधा लिख दूं 1। अगर मैं इसका Z निकालता हूं तो क्या मैं लिख दूं ग्रेटर देन 1। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है लेस देन 1, न्यूमरेटर बड़ा है ग्रेटर देन 1। अब मुझे बताओ, हर एटम ऐसा ही तो होता है, न्यूक्लियस और चारों तरफ से ऑर्बिट। पावरफुल कौन है, ये कि ये? पावरफुल कौन है इस बार? पावरफुल इस बार बेटा इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पावरफुल है तो क्या अपनी तरफ खींचेगा बाकी चीजों को? इलेक्ट्रॉन पावरफुल है तो क्या बाकी चीजों को अपनी तरफ खींचेगा? अगर अपनी तरफ खींचेगा तो साइज बड़ा होगा कि छोटा? अगर न्यूक्लियस की तरफ खींच रहा है तो अंदर की तरफ आ रहा है तो साइज छोटा हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन है, बाहर की तरफ खींच रहा है, साइज बड़ा हो जाएगा। ये फील है, इसको कॉन्सेप्ट बना लीजिए। E बाई जेड जब भी 1 से कम होगा, E बाई जेड जब भी 1 से कम होगा, न्यूक्लियस जो अंदर बैठा है वो मजबूत है। न्यूक्लियस मजबूत है यानी कि न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा यानी कि साइज छोटा हो गया। अगर E बाई जेड रेशियो ग्रेटर देन 1 है यानी कि इलेक्ट्रॉन पावरफुल है, बाहर वाला पावरफुल है। अगर बाहर वाला पावरफुल है तो बाहर की तरफ खींचेगा, बाहर की तरफ खींचना मतलब साइज बड़ा हो गया। तो E बाई जेड रेशियो जब भी, E बाई जेड रेशियो नोट करके कहीं लिख लेंगे कि जब जब आपके पास E बाई जेड रेशियो लेस देन 1 आ रहा है और E बाई जेड रेशियो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ये इतना जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसको हल्के में नहीं लेना। जब जब आपसे एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन फंसेगा, E बाई जेड ही सॉल्व करके देगा। कुछ क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स नहीं लगते हैं, अभी आगे आके दिखाऊंगा। कुछ क्वेश्चन में जो आप पढ़ रहे हो बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा, वहां पे केवल एक चीज अप्लाई हुआ, वो है E बाई जेड। अगर E बाई जेड रेशियो लेस देन 1 है तो साइज छोटा हो रहा है, अगर E बाई जेड रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो साइज बड़ा हो रहा है। वैसे ही देख लो, अगर एक से छोटा है तो साइज छोटा हो रहा है, एक से बड़ा हो रहा होगा तो साइज बड़ा हो जाएगा। सिंपल रेशियो है और ये इंपॉर्टेंट है, बस ये दिमाग में क्लिक कर जाए क्वेश्चन लगाने के समय तो क्वेश्चन हो जाता है। अब आपको फील आया कि बार बार आप सुनते हो केटाइन छोटा होता है, एनाइन बड़ा होता है, क्यों? रीजन इज E बाई जेड। केटाइन का E बाई जेड छोटा है इसलिए साइज छोटा है, और केटाइन एनाइन का E बाई जेड बड़ा है इसलिए साइज बड़ा है। एक और चीज, अगर मैं आपसे पूछूं न्यूट्रल का E बाई जेड क्या हमेशा 1 होने वाला है? भाई न्यूट्रल में जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, तो क्या E बाई जेड यहां पे हमेशा 1 होगा? केटाइन की बात करते हैं, E बाई जेड कम होगा या ज्यादा होगा? केटाइन में E बाई जेड हमेशा ही कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केटाइन में हमेशा इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन कम होगा। अगर न्यूमरेटर कम हो गया E बाई जेड कम हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं एनाइन के बारे में तो E बाई जेड क्या हमेशा बड़ा हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर ऐड हो गया, न्यूमरेटर बढ़ गया, यानी कि E बाई जेड ग्रेटर देन 1। E बाई जेड लेस देन 1, 1 से कम हो गया तो क्या साइज कम हो गया? 1 से ज्यादा हो गया तो क्या साइज ज्यादा हो गया? ये 1 है यानी कि 1 से कम है, इससे साइज कम है, 1 से ज्यादा यानी कि इससे साइज ज्यादा है। तो अगर आप साइज ऑर्डर देखो तो क्या केटाइन सबसे छोटा साइज है? केटाइन का साइज सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा न्यूट्रल का साइज होगा, इससे बड़ा न्यूट्रल का साइज होगा, और सबसे बड़ा एनाइन का साइज होगा। सबसे बड़ा एनाइन का साइज होगा। और ये रटना नहीं है, क्यों साइज ऑर्डर ऐसे आता है? साइज ऑर्डर रीजन है E बाई जेड। कोई भी हम बोल रहे हैं कि साइज छोटा है, इसका मतलब E बाई जेड रेशियो उसका छोटा है। अगर मैं बोल रहा हूं साइज बड़ा है यानी कि E बाई जेड रेशियो बड़ा है। E बाई जेड रेशियो छोटा है तो साइज छोटा होगा,
ई बाई जेड रेशियो अगर बड़ा है तो साइज बड़ा होगा, दिस इज द साइज ऑर्डर। क्लियर है? तो ये होता है आपके पास आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस दो तरह के होंगे, केटाइन और एनाइन। केटाइन का साइज छोटा होगा ई बाई जेड छोटा होने की वजह से, एनाइन का साइज बड़ा होगा ई बाई जेड बड़ा होने की वजह से। तीनों को कंपेयर कर लें तो ए एन सी आता है। एनाइन सबसे बड़ा होगा, देन सबसे छोटा, देन न्यूट्रल होगा, देन केटाइन सबसे छोटा होगा। पहले इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हो गया? कौन था? बगल वाले से देख के लिखो। बगल वाले नहीं लिखा है उसको फिर क्लास से बाहर करो। अच्छे पड़ोसी चुनो बेटा। कंपेरिजन ऑफ आयनिक साइज, देखो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट अगर फील नहीं आएगा तो रटोगे, भूल जाओगे, सही क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं हो पाएगा। और अगले साल का पेपर ठीक आने वाला है, बिकॉज इलेक्शन के बाद वाला पेपर हमेशा ठीक ही आता है। तो उसके लिए उसके लिए आपको 2020 का पेपर याद है? 2019 अचानक से एनसीईआरटी हुआ था, 2020 अचानक से उसमें स्टेटमेंट और पता नहीं क्या नए नए आए थे।
ये जो स्टेटमेंट आया है, सर्शन आया है, मैच द कॉलम आया है, 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इस बार जो हमने एनटीए के साथ किया है, अगले साल वो आपके साथ करेगा सेम, जो आपने उसको इतना परेशान किया है। सुप्रीम कोर्ट तक बेचारों को परेशान हो रहा है, वो जज से डांट सुन रहा है वो, तो वो अगले साल छोड़ेगा तो नहीं। तो इसलिए अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा अच्छा। आपको इस साल क्या एनसीईआरटी से पेपर बाहर आया था या नहीं? नहीं आया था। बायोलॉजी के 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, आउट ऑफ 100 9 क्वेश्चंस। आप लेके आ जाना, आपको लगता है एनसीईआरटी से ही आता है। इस साल का बता दूंगा, जिस साल थोड़ा इजी माना जा रहा है, इस साल का बता दूंगा 9 क्वेश्चंस विथ ऑप्शन, विथ क्वेश्चंस बता दूंगा, बाहर मिलना। केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चन तो जो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। फिजिक्स के वैसे तो एक बड़ा फेमस हुआ था क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं था इस बार, जो हार्ड आया था। और वैसे फिजिक्स में आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है। तो आप ऐसा अगर मान के चल रहे हैं कि इजी साल में अगर 10 12 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आ रहा है, तो अच्छे साल में तो समझदार के लिए इशारा काफी है। खुद फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए। तो इसलिए बी प्रिपेयर, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अभी एक बच्चा आया था, उसके बड़े बड़े बाल थे, शायद आपने देखा नहीं देखा, अभी जस्ट, हाँ बाल बड़े बड़े थे उसके। 646 नंबर है, 646, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप की तैयारी कर रहा है। सोच लीजिए क्या बीती होगी उस पर। और मतलब उसके 3 ऑप्शन ओएमआर की वजह से, 3 क्वेश्चन ओएमआर की वजह से -1 और हो गए। मतलब वो सही था और उसने सही से फिल नहीं किया, नहीं तो आज वो 12 नंबर और आगे होता, 12 नहीं 15 नंबर और आगे होता। तो और जो भी है उसके सेंटर पे 2 मिनट पेपर लेट मिला, 10 मिनट लेट मिला, वो सब हटा देते हैं, ठीक है। तो आप सोचो, आप लोग बड़े अच्छे कंडीशन में हो, 646 लाके फिर ड्रॉप करना और फिर पूरा चीजें वापस पढ़ना, तो सारी कॉन्सेप्ट को दोबारा करना, फिर टेस्ट देना और ये मनाना कि अगले साल सब अच्छा ही हो। हालांकि मैंने उसको बना किया है कि अभी ड्रॉप ना लो, गो इनटू कॉलेज, जो मिलता है, डेंटल मिल रहा है उसको, मिल जाएगा, मतलब 646 में डेंटल मिल जाएगा, तो डेंटल ले रहा है वो, ठीक है। क्योंकि क्या होगा पता नहीं ना, अगले साल मान लो तबीयत खराब हो गई, उस दिन क्या कर लोगे, आपके हाथ में है। कुछ चीजें भगवान डिसाइड करते हैं, कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में है। तो इसलिए पार्शियल ड्रॉप, ठीक है, कि आप जाओ वहां पढ़ लेना, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कम से कम डेंटिस्ट तो बनोगे। और अब 4 बार 5 बार ड्रॉप लेने के बाद, एक टाइम के बाद ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, बिकॉज फिर आप कुछ भी कर ले टीचर, आपका जो थॉट बन गया बन ही गया है, फिर आप चेंज नहीं हो सकते। इसीलिए बोला जाता है आप आगे जाओ, आगे जाओगे और भी अपॉर्चुनिटीज हैं यहीं से। क्या होता है कि या तो आप 17-18 साल में अपने आप को प्रूव कर लो आईआईटी मेडिकल से, नहीं तो 20-22 साल में जब आप नेक्स्ट दे रहे हो, पीजी दे रहे हो, तो प्रूव कर लो, नहीं तो जाके अच्छे डॉक्टर बन के प्रूव कर लो। तो लाइफ में 3-4 मौके होते हैं अपने आप को प्रूव करने के। कई लोग यहां प्रूव कर लेते हैं, कई लोग पीजी लेवल पे, मतलब यानी कि डॉक्टर जब बन रहे हैं वहां प्रूव कर लेते हैं, कई लोग प्रोफेशन में जाके प्रूव करते हैं। तो 3-4 मौके मिलते हैं। खैर, तो उसको उसी मौके के लिए मैंने भेज दिया है, तो इसलिए थोड़ा तैयार रहिए, मैं ये बता रहा हूं कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई के लिए। ये नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, तो वो तो है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। बायोलॉजी को भी थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पढ़िए। रीजन वो अब गया कि एक ऑप्शन दिख रहा है 4 में, ए होगा, बी होगा, सी होगा, उसी को हटा के उन्होंने क्या किया, स्टेटमेंट वाइज कर दिया कि अब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, लॉजिक पता होना चाहिए, रीजन उसका है कि नहीं पता होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्टेटमेंट बना दिया 4। बच्चा स्कोर आसानी से ना करे, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस किए। अब उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की कि बच्चा अच्छे से ना कर पाए, बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगे पेपर, बच्चा लीक करा लिया। बच्चा भी कम थोड़ी है, बच्चा लीक करा लिया, बच्चा लीक करा लिया, तो अब देखो क्या हो रहा है। अब देखो, मुझे तो लग रहा है कि चांसेस नहीं है रीनीट के, पर चांसेस है भी। सुप्रीम कोर्ट में मैटर है भाई। उस दिन जिस तरह से कोर्ट ने बात की है, डर तो लग रहा है। डर ये लग रहा है कि उन लोगों के लिए जो बेचारे सही में मेहनत किए थे, ठीक है। हालांकि देखो, कुछ भी ऑप्शन हो, गलत तो होगा, किसी न किसी बच्चों के साथ तो गलत होगा। अगर मान लो रीनीट हो गया, तो ईमानदार बच्चों के साथ गलती हो गया, जिन्होंने एक्चुअल पढ़ाई की थी। अगर रीनीट नहीं हुआ, तो कुछ गलत बच्चे घुस जाएंगे
और उनका नंबर कोई 1000 2000 रहता तो छोड़ो, बहुत है इस बार कॉलेज में जाने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप देखोगे कि वहां जाके फेल हो रहे हैं, वहां जाके बैक लग रहा है। लोगों को ये पता नहीं लगता, उनको लगता है मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा फिर तो हो ही जाएगा। अरे यहां इससे ज्यादा डिफिकल्ट है वो। और अभी आप एक बार नीट दे रहे हो, वहां पे हर साल 2 बार नीट जैसा पेपर होगा, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, और इतनी ही मेहनत लगती है, इससे मेहनत लगता है ज्यादा। लेकिन लोगों को लगता है हम घुस जाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। जैसे जाते हैं फिर उसी पर 1 साल 2 साल के बाद ठीक है मेरे बस का नहीं है, फिर हम दवा का दुकान खोल के बैठेंगे। जनरली यही होता है, फिर वो बी फार्मा डी फार्मा करके मस्त अपने दवा का दुकान चला रहे होते हैं। खैर उसमें क्या हुआ कि जो 640 646 वाला बच्चा था एक्चुअल डिजर्विंग, वो रह गया, उसके साथ नाइंसाफी होगी। तब डिसीजन कुछ भी हो गलत तो होगा। अब ज्यादा बड़ा गलत कौन है ये आइडेंटिफाई करना है, सुप्रीम कोर्ट ने यही आइडेंटिफाई करना है। अगर वाइड स्प्रेड हुआ तो हो जाएगा, नहीं हुआ नहीं होगा रीनीट, ठीक है। और मुझे जो लग रहा है कि रीनीट तो नहीं होगा, क्योंकि अगर हो जाएगा, हो जाना होता तो काउंसलिंग पे ऑर्डर स्टे आ गया होता। अगर हो जाना होता तो एग्जाम के बाद ही कैंसिल हो जाता। पटना में लीक हुआ, कैंसिल कर देते, ठीक है। और हम लोग तो महान ही है यार, सीधा पेपर लीक करा देते हैं। खैर मान लो मैं बात कर रहा हूं, मान लो हम बात कर रहे हैं एमएन की, मैंगनीज। एमएन के बाद मैं मान लो बात करता हूं एमएन प्लस का, फिर मैं बात करता हूं मैंगनीज प्लस 2 का, देन अगेन एमएन प्लस 3 का, फिर आपके पास एमएन न्यूट्रल, एमएन प्लस 4 का, और फिर एमएन प्लस 5 का। मान लो मैंने इतने सारे केटाइन बनाए, अब मुझे इसका साइज रेशियो पता करना है, अभी नहीं पता है मुझे, वैसे आपको फॉर्मूला से याद होगा बट हाँ फॉर्मूला मत रटो। इसका साइज रेशियो आया क्यों, इसका साइज रेशियो क्यों आया, ध्यान देना। कभी भी साइज रेशियो निकालना हो आप सीधा E बाई जेड निकालो। इसका जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रल है तो उतना ही प्रोटॉन होगा, मतलब इसका E बाई जेड रेशियो तो 1 आ रहा है। Mn प्लस 2 तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, क्या अगर वैल्यू निकालो कैलकुलेटर से कितना आ रहा है, सिमिलरली यहां पे निकालो तो 25 में से 3 निकल गया, 22/25 आ रहा है। यहां पे निकालो 21/25 आ रहा है, यहां पे निकालो 20/25 आ रहा है। अब ध्यान देना, वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है। ये तो हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर घटेगा तो वैल्यू घटेगी। तो क्या मैं E बाई जेड रेशियो का अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो E बाई जेड रेशियो Mn का सबसे बड़ा है, Mn प्लस 2 का और छोटा हुआ, न्यूमरेटर और छोटा हुआ, E बाई जेड और छोटा हुआ। न्यूमरेटर जैसे जैसे छोटा होगा E बाई जेड छोटा हो जाएगा। और मैंने क्या बोला, E बाई जेड रेशियो बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, E बाई जेड कम हो रहा है तो साइज कम हो रहा है। क्या यहां E बाई जेड कम हो रहा है, अगर E बाई जेड कम हो रहा है तो क्या साइज भी कम होगा, इसलिए साइज का ऑर्डर कुछ इस तरह से आ रहा है। अब किसी भी केटाइन में आप बनाओगे, किसी भी केटाइन के लिए देखोगे तो जैसे जैसे केटाइन का चार्ज बढ़ रहा है, यहां पे फोकस करना सब लोग, जैसे जैसे केटाइन का चार्ज बढ़ रहा है क्या E बाई जेड उतना ही कम होता जा रहा है, केटाइन का चार्ज बढ़ रहा है तो E बाई जेड उतना ही कम हो जा रहा है। तो मैं इसीलिए बोलता हूं केटाइन का जो साइज होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से हमने केटाइन बना दिए, केटाइन में हमने E बाई जेड निकाल लिया। पहले हमने E बाई जेड को देखा तो सबसे बड़ा, सब छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, E बाई जेड का रेशियो आ गया। अगर E बाई जेड कम हो रहा है तो साइज कम होगा, अगर E बाई जेड कम हो रहा है तो साइज कम होगा, E बाई जेड कम हो रहा है तो साइज भी कम होगा। ध्यान दो, अगर मैं केटाइन का चार्ज बढ़ा रहा हूं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उतना ही कम हो रहा है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर द चार्ज मोर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही E बाई जेड कम हो जाएगा, जितना मोर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही E की वैल्यू कम हो जाएगी, E की वैल्यू कम हो जाएगी तो E बाई जेड कम हो जाएगा, E बाई जेड कम हो जाएगा तो साइज कम हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर मैं साइज की बात करूं तो E बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साइज E बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
अगर E बाई जेड कम हो रहा है तो साइज कम हो रहा है, अगर E बाई जेड बड़ा हो रहा है तो साइज बड़ा हो रहा है। E बाई जेड बड़ा है साइज बड़ा है, E बाई जेड कम है साइज कम है, E बाई जेड और कम हो गया साइज और कम हो गया, E बाई जेड और कम हो गया साइज और कम हो गया। तो क्या साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E बाई जेड आएगा? E बाई जेड की वैल्यू कम, साइज की वैल्यू कम। एक और चीज, E बाई जेड की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? E बाई जेड की वैल्यू इस चार्ज पे डिपेंड कर रही है। ये जितना ज्यादा होगा E बाई जेड उतना ही कम होगा, ये जितना ज्यादा होगा E बाई जेड उतना ही कम हो जा रहा है। ये सबसे ज्यादा हुआ, E बाई जेड सबसे कम हो गया। तो E बाई जेड किस पे डिपेंड कर रहा है? केटाइन के चार्ज पे। तो मैं लिख रहा हूं इसको, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E बाई जेड and it is inversely proportional to magnitude of charge. चार्ज नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज का वैल्यू है उतना ही कम हो रहा है E बाई जेड और उतना ही कम हो जा रहा है साइज। तो आप या तो सीधा लिख लो केटाइन का साइज किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या तो आप देख लो केटाइन का साइज E बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों ही देखना जरूरी है, क्वेश्चन पता नहीं किस तरह से आए। जनरली आप लोग ये पढ़ लेते हो, ऑनलाइन में जनरली यही पढ़ा के छोड़ देते हैं, बट इससे क्वेश्चंस होंगे, इसके क्वेश्चंस अभी कराऊंगा मैं E बाई जेड वाले। तो कभी भी साइज का रेशियो आपको निकालना हो वो E बाई जेड से ही आता है, ठीक है। अब जैसे यहीं पे मैं एक काम करता हूं, N9 बताता हूं। जैसे मान लो N9 के लिए मैं N लेता हूं, N-1 लेता हूं, N-2 लेता हूं, N-3 ले रहा हूं। कैसा भी आयनिक रेडियस आए, क्या E बाई जेड रेशियो से निकालना है? E कितना है? 7/7 हो जाएगा। क्या यहां पे 8/7 होगा, 9/7 होगा, 10/7 हो गया। क्या E बाई जेड बढ़ रहा है? न्यूमरेटर बढ़ रहा है, E बाई जेड बढ़ रहा है। तो E बाई जेड बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ेगा। तो मैं साइज का ऑर्डर, E बाई जेड क्या बढ़ रहा है तो क्या साइज भी बढ़ेगा? तो साइज आ जाएगा N, N-1, N-2, N-3। N9 में क्या हुआ? जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे E बाई जेड बढ़ रहा है। N9 में क्या हुआ? जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे E बाई जेड बढ़ रहा है और वैसे वैसे साइज बढ़ रहा है। E बाई जेड बढ़ने से साइज बढ़ रहा है, E बाई जेड घटने से साइज घट रहा है। तो साइज तो हमेशा E बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट N9 का E बाई जेड क्या आप देख पा रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है। केटाइन का E बाई जेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है, एनायन का E बाई जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है। अब इसको और अच्छे से लिखने के लिए सीधा लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एनायनिक चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ एनायनिक चार्ज। ये कौन सा साइज है? ये एनाइन साइज है। जब जब आपको एनाइन का साइज देखना हो या तो E बाई जेड से आंसर आएगा या तो मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज से आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द एनायनिक चार्ज या नेगेटिव चार्ज जिसको हम बोलते हैं। यहां पे आइए, ये जो साइज आपने लिखा है आप इसको लिखो केटाइन का साइज। केटाइन का साइज भी E बाई जेड पे ही डिपेंड करेगा, कोई भी चार्ज हो वो E बाई जेड पे ही डिपेंड करेगा। बट केटाइन का जो E बाई जेड है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो एनाइन का E बाई जेड है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ केटाइनिक चार्ज, जब भी आपके पास केटाइन आए यानी कि उसके चार्ज का उल्टा ऑर्डर विल बी द साइज। जब भी आपके पास एनाइन आए तो उसके चार्ज का वही वाला ऑर्डर विल बी द एनाइनिक साइज। तो केटाइनिक साइज, एनाइनिक साइज यही आपके पास आएगा। जब जब केटाइन का साइज आपको लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब जब एनाइन का साइज लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिख लीजिए, केटाइन का साइज E बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एनाइन का साइज भी E बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आयनिक साइज E बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चाहे केटाइनिक हो चाहे एनाइनिक हो। क्या हो रहा है? काहे कर रहे हो? आपकी क्लास है? ब्लूटूथ ऑफ कर लो, निकाल के अपना, वरना ऑटो कनेक्ट हो रहा होगा। तो हो गया? कोई भी आयनिक साइज हो, चाहे केटाइन हो चाहे एनाइन हो, वो E बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। केटाइन का E बाई जेड मैग्नीट्यूड के बढ़ने से
मैग्नीट्यूड जैसे जैसे बढ़ रहा है ई बाई जेड कम हो रहा है, जैसे जैसे इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ई बाई जेड बढ़ रहा है। तो सारा गेम जो आप रटते थे ना कि केटाइन का साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो क्यों है? ई बाई जेड की वजह से। एनाइन का साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? ई बाई जेड की वजह से। गर्मी लग रहा है आपको? मुझे भी लग रहा है, पिछली क्लास में भी हो रहा था। अरे क्यों ऐसा करते हैं? हाँ जी, लिख लिया आपने? सर ड्राउजीनेस फील होता है सर। ड्राउजीनेस जानते हो क्या होता है? तो क्या डॉक्टर बनोगे भाई? कोई पेशेंट आए कह रहा है ड्राउजीनेस फील हो, क्या क्या होता है ड्राउजीनेस? तुम ही बताओ जरा। ए भगवान, ड्राउजीनेस कुछ ऐसा सिचुएशन को बोलते हैं व्हेन यू नॉट फील कंफर्टेबल। जब बंद कमरे में एयर पैक हो जाता है और उसमें एयर ना पास होने की जगह नहीं, फ्रेश एयर नहीं है, ठंडा एयर नहीं है, तो फिर अनकंफर्ट जो फील होता है, दैट इज कॉल्ड एज ड्राउजीनेस। पढ़ाऊंगे आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हार्ट के 4 टाइप्स होते हैं, मुझे भी पता है, मैंने बच्चों से सीखा है। देयर आर 4 काइंड ऑफ हार्ट्स, राइट? यही है। अच्छा, हार्ट एक ही है, पार्ट 4 है, तो पूरे बैच ने मुझे गलत पढ़ाया। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 4 तरह के हार्ट नहीं होते। मुझे तो पहली बार हार्ट, मुझे तो ऐसे ही लगता था हार्ट, वो जो बनाते ना ऐसे। चलो चलो, हो गया, जल्दी करो भाई। क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। यहां पे आप देखोगे न्यूट्रल भी है, केटाइन भी है, एनाइन भी है। सबसे बड़ा साइज एनाइन का होगा, H माइनस का होगा, फिर उसके बाद न्यूट्रल का साइज आ जाएगा और सबसे छोटा केटाइन का साइज हो जाएगा।
ठीक है, ANC वाला ऑर्डर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर बी में देखोगे न्यूट्रल भी है, एनाइन भी है। एनाइन सबसे बड़ा होगा, उस एनाइन में भी जिसका चार्ज ज्यादा उसका साइज ज्यादा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ज्यादा उसका साइज ज्यादा होता है, और फिर सबसे छोटा न्यूट्रल हो जाएगा। यहां पे भी न्यूट्रल भी है, एनाइन भी है। एनाइन का चार्ज ज्यादा साइज ज्यादा, चार्ज कम हुआ साइज और कम हो गया, चार्ज और कम हुआ साइज और कम हो गया, और न्यूट्रल का साइज सबसे छोटा हो गया। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है डी ऑप्शन में भी, एनाइन सबसे बड़ा होगा, एनाइन में भी जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा साइज, और न्यूट्रल सबसे छोटा हो जाएगा। यहां पे देखो सारे के सारे एनाइन हैं, लेकिन ये एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप के एलिमेंट्स में हम पढ़ते हैं साइज जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बड़ा हो जाएगा, टॉप टू बॉटम आपका साइज बड़ा हो गया। क्वेश्चन ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ग्रुप में हम जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया है, दिस इज द कंपैरिजन ऑफ आयनिक साइज के कुछ क्वेश्चंस भी आपने किए। हेडिंग डालोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। नेक्स्ट हेडिंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। आइसो का मतलब होता है इसमें सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे स्पेशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो उसी को हम लोग बोल देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे स्पेशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो उसको हम लोग कह देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। स्पेशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन are known as isoelectronic species, are known as isoelectronic species। अब ये एनटीए नीट का फेवरेट है ये वाला टॉपिक। आप देखोगे प्रीवियस ईयर पीरियोडिक टेबल आप खोलोगे तो 30-40% क्वेश्चन खाली आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साइज पे, उसके बाद वो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे जाता है, बट मेजॉरिटी सवाल पता नहीं इसी से आता है, क्यों, क्या ऑब्सेशन है नहीं पता, बट इसी से आता है। और ये सबसे आसान होता है, फ्री के 4 नंबर है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख जाए, जैसे एग्जांपल करो, मान लो मैं बात कर रहा हूं O-2 का, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन के पास 8 होने चाहिए, 2 ऐड हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। F- की बात करो, 9 होने चाहिए, 1 ऐड हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। नियॉन न्यूट्रल है, एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम प्लस की बात करते हैं, 11 होने चाहिए, +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम +2 की बात करते हैं, 12 होने चाहिए, 2 लॉस हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम +3 की बात करते हैं, 13 होने चाहिए, 3 लॉस हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे स्पेशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है उनको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। ऐसे स्पेशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है, इन ये सारे मिला के इनको कहा जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। जैसे मान लो मैं बात करता हूं P-3 का, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15, उसमें 3 ऐड हो गया तो क्या हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 16, 2 ऐड हो गया, कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर 17, 1 ऐड हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। मैं बात करता हूं आर्गन की, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? न्यूट्रल का एटॉमिक नंबर ही इलेक्ट्रॉन होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं K+ की, 19 होना चाहिए एटॉमिक नंबर, 1 लॉस हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। फिर आपके सामने क्या आ जाएगा? कैल्शियम +2, कितना हो गया? 20 में से 2 लॉस हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करते हैं स्कैंडियम +3 की, 21 में से 3 लॉस हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन।
आप जा सकते हो, टाइटेनियम +4 लिख लो, 22 में से 4 लॉस हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे स्पेशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा हो, इनको कहते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। अब यहां पे E/Z रेशियो का पूरा कमाल है। एक बार E/Z रेशियो निकाल के देखते हैं। ये जो हमने लिखा है अभी, E/Z रेशियो इन सबका निकाल के देखते हैं। कंपेयर साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज होंगे, उसमें आपको साइज कंपेयर करना होगा। यहां पे बस एक चीज और ऐड कर लीजिए, दिस इज N-3। हाँ, अब यहां पे आते हैं। सबसे पहले जब भी साइज आ जाए तो आपको E/Z दिमाग में चमकना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 और 3 10 है क्या? तो 10/7 हो जाएगा। यहां E/Z रेशियो निकालते हैं, 10/8 हो जाएगा। यहां पे क्या 10/9 हो जाएगा, यहां पे 10/10 हो जाएगा। यहां देखोगे 11/10 हो जाएगा, यहां देखोगे 12/10 हो जाएगा, और यहां देखोगे 13/10 हो जाएगा। यही हो रहा है? नहीं, यहां पे होगा 10/11 होगा, और 10/12 होगा, एंड यहां पे 10/13 हो। अब आ जाओ, जैसे जैसे आप देख रहे हो, ये सबसे ज्यादा E/Z की वैल्यू है। फिर और गई, E/Z की वैल्यू और कम हो गई, फिर E/Z की वैल्यू और कम हो गई, E/Z की वैल्यू और कम हो गई, E/Z और कम हो गई, E/Z और कम हो गया, E/Z और कम हो गया। E/Z रेशियो कम हो रहा है तो क्या साइज भी कम होगा? तो आप E/Z रेशियो से आप साइज तो निकाल पाए। E/Z रेशियो निकाला और सीधा बोल दिया कि यही साइज का ऑर्डर होने वाला है। E/Z बढ़ रहा होता तो साइज बढ़ रहा होता है, E/Z लाइन से कम हो रहा है तो साइज कम हो रहा है। तो अब E/Z रेशियो जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ जाए तो एक पैटर्न फॉलो होता है। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए पैटर्न फॉलो होता है, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर ऐसे स्पेशीज हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है, इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एनायन का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर न्यूट्रल का साइज आता है, और फिर आपके सामने केटायन का साइज आता है। नॉर्मल में तो चलता ही है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में 100% चलता है। एनायन सबसे पहले सबसे बड़ा होगा, फिर न्यूट्रल होगा, और फिर केटायन होगा। एनायन में भी एनायन का साइज कैसे देखते हो? एनायन का साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एनायन का साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, केटायन का साइज कैसे देखते हो? केटायन का साइज देखना हो, अगर बहुत सारे केटायन हो, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब यहां पे जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बार बार हम E/Z रेशियो कैलकुलेट नहीं करेंगे। थोड़ा जल्दी करने के लिए देखो, सबसे ज्यादा एनायन, इन तीनों का साइज सबसे ज्यादा होने वाला है। इन तीनों में भी जिसका चार्ज ज्यादा उसका साइज ज्यादा। क्या ये बात क्लियर होगी? एनायन का चार्ज, एनायन का साइज सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद हम आएंगे दूसरे नंबर पे कि न्यूट्रल का साइज, फिर एनायन के बाद न्यूट्रल आता है। न्यूट्रल के बाद इनसे छोटा हो गया क्या केटायन? केटायन में भी चार्ज ज्यादा साइज छोटा होता है। केटायन में जितना ज्यादा चार्ज होगा साइज उतना ही कम हो जाएगा, तो ये केटायन का साइज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एनायन सबसे बड़ा होता है, न्यूट्रल दूसरे नंबर पे होता है, केटायन तीसरे नंबर पे होता है। एनायन में भी चार्ज ज्यादा साइज ज्यादा होता है, केटायन में जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा साइज कम हो जाएगा। एनायन में चार्ज ज्यादा साइज ज्यादा, केटायन में चार्ज ज्यादा साइज कम। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जहां भी दिख जाए, लॉजिक क्या है? E/Z से आंसर आता है। क्वेश्चन कैसे करना है? एनायन सबसे बड़ा, फिर न्यूट्रल, फिर केटायन। एनायन में अगर साइज कंपेयर करना है, चार्ज ज्यादा साइज ज्यादा।
केटाइन में अगर चार्ज, केटाइन का साइज देखना है तो चार्ज ज्यादा साइज कम, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज हो गया। हो गया क्या? क्वेश्चंस करते हैं कुछ। लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस। अब देखोगे आई माइनस आयोडीन और आई प्लस, ये एनाइन है, सबसे बड़ा होगा। न्यूट्रल दूसरे नंबर पे आता है, केटाइन सबसे छोटा हो जाता है। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन में आप आओगे, आई माइनस फिर आई और फिर आई प्लस। सिमिलरली यहां पे जाओगे तो एनाइन सबसे बड़ा होगा, फिर न्यूट्रल और फिर केटाइन आ जाएगा। यहां पे देखोगे तो न्यूट्रल है और केटाइन है, न्यूट्रल बड़ा होगा, केटाइन छोटा होगा। केटाइन में भी चार्ज ज्यादा साइज कम, केटाइन में चार्ज ज्यादा साइज कम। इनमें आ जाओ, एक एनाइन है सबसे बड़ा होगा, फिर न्यूट्रल आ जाएगा और सबसे छोटा केटाइन हो जाएगा। ए एन सी का ऑर्डर फॉलो होगा। यहां पे आ जाओ, क्या आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिख रहा है? पांचवें में देखो सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 6 4 10, 7 3 10, 8 2 10, 9 1 10 और वो 10। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या ए एन सी ऑर्डर फॉलो होगा? एनाइन बड़ा, फिर न्यूट्रल, फिर केटाइन। तो एनाइन सबसे बड़ा होगा। एनाइन में भी चार्ज बड़ा, साइज बड़ा। एनाइन में चार्ज बड़ा, साइज बड़ा, चार्ज बड़ा, साइज बड़ा, फिर न्यूट्रल इससे छोटा हो जाता है। यहां पे देखो, आइसो कहां से हो सकता है? H माइनस है इस क्वेश्चन में, हो ही नहीं सकता। F माइनस Cl माइनस O माइनस टू Br माइनस। अब जब भी ऐसे बदल बदल के क्वेश्चन आए कि कोई कहीं है, कोई किसी ग्रुप में है, कोई किसी पीरियड में है, तो उसको पीरियोडिक टेबल में के हिसाब से अरेंज करना पड़ता है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। देखो F माइनस ग्रुप 17 में होगा, उसके नीचे Cl माइनस आ रहा होगा, उसके नीचे Br माइनस आ रहा होगा, फिर देखो ऑक्सीजन इससे पहले आ रहा होगा, और H तो कहीं और है। H माइनस के लिए भी दिखाता हूं। देखो हमने क्या बढ़ा है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बड़ा होगा, तो Br माइनस का साइज तो सबसे बड़ा होगा, ये बात क्लियर है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बड़ा होगा। Br माइनस से थोड़ा सा छोटा होगा Cl माइनस, और Cl माइनस से छोटा होगा इसका। इन तीन में अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या आपको दिख गया? सबसे बड़ा, फिर छोटा, और ये सबसे छोटा, यही है। इस सबसे छोटे में भी चार्ज ज्यादा, साइज ज्यादा, चार्ज ज्यादा, साइज ज्यादा। भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, इसमें इन दोनों में भी चार्ज ज्यादा, साइज ज्यादा, चार्ज कम, साइज कम। तो फिर आपके पास आ जाएगा O माइनस टू, फिर आ जाएगा F माइनस। अब गेम बचता है केवल H माइनस का। नोट डाल लीजिए, H माइनस की जो साइज होती है वो Br माइनस से भी बड़ी हो जाती है। नोट डालेंगे, जो एक्सेप्शनल साइज है, H माइनस का जो साइज है वो Br माइनस के भी साइज, आयोडीन के आसपास का साइज होता है H माइनस का। लोग समझा इसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन तो सबसे छोटा एलिमेंट है, वो कैसे आयोडीन जैसा बड़ा हो गया? हाउ इट कैन बी? तो देखो
इसका रूल, इसका लॉजिक है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले से? नॉर्मल हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, H माइनस करने से क्या एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया? तो आप देखो यहां पे 100% इंक्रीमेंट हो रहा है। सुनना, एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो जितना था उतना ही और उसमें ऐड कर दिया। एक लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक जो समझ में आ जाएगा आपको, एक तो हाइड्रोजन का साइज है बहुत छोटा और इसमें पहले से एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन इस छोटे साइज में आएगा ह्यूज रिपल्सन होगा। एक तो बहुत छोटा साइज हाइड्रोजन का, पहले से एक इलेक्ट्रॉन इसमें पड़ा हुआ है, H माइनस की वजह से मैं एक और इलेक्ट्रॉन इसमें डाल रहा हूं, तो बहुत ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा। छोटे साइज में दो इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाएंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में, दोनों माइनस चार्ज में रिपल्सन होगा। इस रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं तो बलून की तरफ फैल जाता है। H माइनस पहले से छोटा बलून है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और डाला रिह्यूज रिपल्सन होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए दोनों दूर दूर जाते हैं और इतने दूर चले जाते हैं कि साइज I माइनस के आसपास हो जाता है। दिस इज द लॉजिक। I माइनस का बराबर साइज हो जाता है, नोट करके इसमें लिख लेंगे, नोट साइज ऑफ H माइनस becomes similar to, becomes almost similar to, almost equal to I minus। ब्रैकेट में लिखना ह्यूज रिपल्सन इन H माइनस। छोटा साइज में दो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाएगा, और उस नहीं आ पाता है तो उसको रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए क्या, कैसे, ह्यूज रिपल्सन इन H माइनस। 5 नंबर वाले में, हाँ साइज बड़ा होगा। हाँ ऐसे ऐसे देखो, ये वाला देखो, नहीं बताता हूं, जो आप बोल रहे हो वही बता रहा हूं। दिस इज सेकेंड पीरियड, दिस इज थर्ड पीरियड, दिस इज फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड नीचे जाने में साइज बड़ा हो गया, इसका साइज थोड़ा छोटा हुआ, फिर इनका साइज होगा ये इतना। पहले ये लिखो, पहले ये लिखो, Br माइनस सबसे बड़ा हुआ, फिर Cl माइनस हुआ, और फिर अभी मैं बताता हूं क्या होगा, फिर O माइनस 2 और F माइनस होगा। ये बात क्लियर है? अब इन दोनों में किसका बड़ा होगा? फिर से पहले इस बॉक्स का साइज बड़ा होगा, फिर इस वाले बॉक्स का साइज होगा, फिर इस वाले बॉक्स का साइज होगा। यही बात है। तो पहला वाला बॉक्स Br माइनस का साइज सबसे बड़ा होगा, दूसरा वाला बॉक्स Cl माइनस का साइज हुआ, फिर तीसरे बॉक्स का साइज होगा, और तीसरे बॉक्स में क्या है, O माइनस 2 और F माइनस। अब तीसरे बॉक्स में किसका ज्यादा है, O माइनस 2 का, फिर आएगा F माइनस। ठीक है ना? पीरियड वाइज कंपेयर होता है। अगर मान लो मैं यहां पे S माइनस 2 डाल रहा होता, मान लो डाल दिया S माइनस 2, अब देखो सबसे बड़ा कौन है, Br माइनस, सबसे जो नीचे है वो सबसे बड़ा है। फिर ये दोनों बड़े हैं, इन दोनों में कौन बड़ा है, S माइनस 2। फिर ये दोनों बड़े हैं, इन दोनों में कौन बड़ा है, O माइनस 2। समझ में आया? दिस इज हाउ इट वर्क्स। हाँ कोई डाउट? चलो जैसे मान लो मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस भी लिख दो इस बार। ठीक है, आप यहां पे मान लो कार्बन -4 लिखना चाहते हो, चलेगा? कोई और है, चलेगा ना? आ जाओ। सबसे नीचे सबसे बड़ा होगा I माइनस, उससे छोटा होगा Br माइनस, उससे छोटा होगा Cl माइनस, है ना? पहले फिफ्थ पीरियड का साइज, फोर्थ पीरियड का साइज, थर्ड पीरियड का साइज, फिर सेकेंड पीरियड का साइज। अब सेकेंड पीरियड में कौन बड़ा है? आप जो सोच रहे हो
कि पहले सारे ग्रुप आएंगे फिर बाकियों का देखेंगे, दैट इज रॉन्ग। पहले पीरियड आएंगे, पीरियड में जिसका बड़ा होगा फिर देखते हैं। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर नीट 2022 का फेवरेट सवाल है। अब ये तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, ऑक्सीजन का वैल्यू दिया है, रेडियस का हो जाएगा। वैल्यू याद नहीं करना होता है, अपने आप देख लो कि कौन बड़ा कौन छोटा है। ध्यान से देखना, कह रहा है यहां पे कुछ एलिमेंट्स दे दिया 4 और यहां पे कुछ दे दिया वैल्यू, तो बोल रहा है इसका साइज का सही ऑप्शन में लाइए। देखो कॉमन सेंस लगाना है। कह रहा है बोरोन दिया है, कार्बन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया। आप रेडियस बता सकते हो, साइज का ऑर्डर बता सकते हो? क्या आप देख पा रहे हो इसमें साइज का ऑर्डर? ये पीरियड का एलिमेंट है और मैंने पढ़ा है लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम होता है, तो लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम होगा क्या? यही होने वाला है। अब देखो बोरोन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है इसमें? तो बोरोन का आंसर आ जाएगा 88। कार्बन थोड़ा छोटा है, 88 से थोड़ा छोटा कौन है? 77। फिर नाइट्रोजन और छोटा हो गया, इससे और छोटा 74। सबसे छोटा कौन है? अब मैच कर लो। 4 ऑप्शन आ रहा है, 4 तुमको दिखा कैसे? ठीक ठीक, ये भी हो सकता है 1 2 3 नहीं हुआ तो 4 ही होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर आप करो, मैंने बोला ना आपको कि उसको एनटीए को आइसो इलेक्ट्रॉनिक से कुछ अलग ही इश्क मोहब्बत प्यार है। देखिए इस क्वेश्चन को, कह रहा है आर्गन 18, पोटेशियम प्लस 18, कैल्शियम प्लस 2 18, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख भी दिया। इन विच ऑर्डर द रेडियस इंक्रीज? रेडियस का ऑर्डर पूछ रहा है, साइज का ऑर्डर पूछ रहा है। तो क्या अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो मैं एएनसी सोच लूं? एनाइन कौन है ही नहीं। न्यूट्रल कौन है? आर्गन। केटाइन में चार्ज ज्यादा साइज कम हो जाता है, चार्ज ज्यादा साइज कम हो जाता है। चार्ज ज्यादा साइज कम हो जाता है। न्यूट्रल एएनसी करना है, न्यूट्रल सबसे बड़ा होता है, फिर केटाइन होता है, चार्ज ज्यादा साइज कम हो जाता है। बोला था आपको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये 2000 नीचे वाला करना, 2007 वाला देखो, सेम क्वेश्चन अभी क्लास में किया है। देखो यहां पे क्या लगाना होता है? एएनसी लगाना होता है। एनाइन सबसे बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन है? S-2 सबसे बड़ा है, एनाइन सबसे बड़ा है। एनाइन में भी आप देख लो, चार्ज ज्यादा साइज ज्यादा, चार्ज कम साइज कम हो गया। एनाइन के बाद न्यूट्रल आता है क्या? भाई सबसे बड़ा साइज एनाइन का आ गया, एनाइन के बाद न्यूट्रल आ गया, और न्यूट्रल के बाद सबसे छोटा होता है केटाइन। केटाइन में भी चार्ज ज्यादा साइज कम हो गया। क्लियर हो गया? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो देखो करेक्ट ऑर्डर। क्या यहां पे गलती है? क्या ये H माइनस फिर H और H प्लस होता है? सेकंड वाले में भी गलती है। सेकंड वाले में क्या ये वाला ऑर्डर होगा? एनाइन बड़ा होगा, केटाइन छोटा होगा। थर्ड वाले में देखो O-2 बड़ा होगा, देन F माइनस होगा, फिर Na प्लस होगा। इसमें देख लो Na प्लस फिर F माइनस फिर O-2। फोर्थ वाले में करेक्ट ऑर्डर है क्या? फोर्थ वाले में भी देखो सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो एएनसी लगेगा, एनाइन बड़ा होगा। एनाइन बड़ा होगा, केटाइन छोटा होगा। केटाइन में भी जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा छोटा होगा। केटाइन में भी जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो और ज्यादा छोटा होगा। तो ये हो गया एनाइन, ये हो गया केटाइन। जैसे मान लो आपके पास, देख रहे हो रिपीटेशन, बस मैं फील करा रहा हूं आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक का इंपॉर्टेंस। जैसे हम फील कर रहा हूं आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक जबरदस्त आता है, हर 2-3 साल में आएगा, और पिछले 2-3 साल से आया नहीं है आइसो। और मैं आपको बता दूं 100% आएगा, 100% आएगा, ये लिख के ले लो, ठीक है। अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस हम लोग करते हैं एज अ टीचर, तो हर 4 साल में आप इसका गैप देख रहे होगे, इसीलिए मैं लगाया हूं।
हर 4 साल में लगभग 15 में भी आए, अब कभी किसी किसी साल तो आप लकी भी रहोगे। 22 के बाद चौथा साल है, ठीक है ना। आ जाओ, कौन सा? थर्ड ये। एनाइन सबसे बड़ा होगा, केटाइन छोटा होगा। एनाइन में चार्ज ज्यादा, साइज ज्यादा होगा। केटाइन में चार्ज ज्यादा, साइज कम होगा। इस क्वेश्चन को करो। देखो 4 एलिमेंट दे दिया, कहता है रेडियस बताओ, और चारों एलिमेंट अलग अलग से दिया है। तो जब भी ऐसे अलग अलग से एलिमेंट दे तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आपको सजा लेना है। सजाइए, एक बार देखते हैं। देखो मैग्नीशियम क्या ग्रुप 2 का एलिमेंट है? उसके नीचे आता है कैल्शियम। अब ध्यान से देखना, मैग्नीशियम वाले पीरियड में ही आगे जाने पे फास्फोरस मिलता है। मैग्नीशियम 12, ये 15, फास्फोरस 15, और फास्फोरस के ही आगे 17 वाला मिल जाता है क्लोरीन। क्या यही है? पीरियोडिक टेबल से आपने सजा दिया। अब देखो सबसे बड़ा साइज जो नीचे होगा सबसे बड़ा होगा। देखो कैल्शियम नीचे है, सबसे बड़ा साइज इसका होगा। उसके बाद इन तीनों का साइज आएगा। कैल्शियम का साइज सबसे बड़ा होगा, उसके बाद इन तीनों का साइज होगा। इन तीनों में भी लेफ्ट से राइट साइज कम होता है। लेफ्ट से राइट साइज कम होता है। क्या मैग्नीशियम आ गया सबसे पहले, फिर इसका और कम हुआ, उसका और कम हुआ, फर्स्ट ईयर है। तो इस टाइप के बड़े सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आता है, या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आता है, या तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं। और कोई पीवाईक्यू है ही नहीं एटॉमिक रेडियस पे, दो ही टॉपिक हैं। तो जब भी आपको एटॉमिक रेडियस पढ़ना है, या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़े, या तो डिफरेंट डिफरेंट वाले सवाल करें। मतलब अलग अलग कहीं एलिमेंट दे देगा, कोई फोर्थ पीरियड, कोई इधर, कोई उधर उधर। आपको बस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से सजाना है, आंसर करना है। सिंपल सिंपल होते हैं। चलो अब मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है कंपेयर साइज। पीवाईक्यू ना लिखा करें, पीवाईक्यू आपके मॉड्यूल में है। कंपेयर साइज, कैल्शियम, एस्ट्रोंशियम, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। बी में ऑक्सीजन, सेलेनियम, कार्बन, फास्फोरस। सी में आर्सेनिक, जब भी आपको रैंडम एलिमेंट्स कंपेयर करने को दे दे तो पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे एलिमेंट्स हैं वैसे वैसे सजा देना है। जब भी आपको इसका क्वेश्चन आप करिए, 10 सेकंड लीजिए आराम से। हो गया? जब भी आपको रैंडम एलिमेंट्स दिया हो, आपको पीरियोडिक टेबल के हिसाब से सजा लेना है। तुम्हारी राइटिंग तो एकदम डॉक्टर वाली है भाई। कल बताया था मैंने आपको कि मेरा एक डॉक्टर है दोस्त, मेरे साथ ही पढ़ा हुआ है। तो उसने एक बार, मैं गया, उसको फीवर वर हुआ था, मुझे खांसी वासी हुआ था, गला खराब था। मैंने कहा तुम ही देख लो। वैसे भरोसा कम होता है अपने दोस्तों पे कि तुम अच्छे से पढ़ाई किए होगे कि नहीं, ये नहीं पता रहता। तो उसने दवा लिखा, पैरासीटामोल है ये, ठीक है। ऐसे ही उसने लिखा। क्या है ये? कोरेक्स। देख रहे हो? ऐसे ही 4 लिखा उसने, और उसके जो फार्मा वाले थे खटक खटक निकाल के रख दिए। मैं कहा क्या तो कोडवर्ड है लोग का। हाँ यार, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको ऐसी लैंग्वेज में लिखना है जो पढ़ पाए। ऐसे जहर नहीं लिख सकते किसी के लिए।
पता लगा कोई आया, गर्लफ्रेंड आई उसके दिखाने, उसने जहर लिख दिया यहाँ पे कुछ, फार्मा वाले ने दे भी दिया, कोडवर्ड में, लो बदला ले लिया हमने। पुरानी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा था, नई वाली को क्यों ही करोगे तो। ऐसा सपने में तो ऐसे इमेजिनेशन तो जरूर करते होगे ना, डॉक्टर बन जाने दो फिर आएगी अपॉइंटमेंट लेके मिलने, है ना। आती कोई नहीं है बेटा, इधर लो इधर। आपको लगता है लड़कियां डॉक्टर बन जाएंगी तो आपके पास आएंगी? बिल्कुल भी सच्चाई में रहा करो। ये सब लोग जैसे ही सक्सेसफुल होते हैं ना, होना भी चाहिए, जैसे ही होते हैं आईएएस ऑफिसर से नीचे तो मिलते ही नहीं है। वो तो हम लड़के इतने महान होते अभी क्या कर रहे यार। नहीं, महान होने के लिए पढ़ना पड़ता है और मेडिकल कॉलेज में जाना होता है एज ए डॉक्टर। चलो आ जाओ। क्या ये देखो, कैल्शियम जो है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम क्या फोर्थ पीरियड में है? फोर्थ पीरियड में कैल्शियम लाई करेगा। स्ट्रोंशियम इसी ग्रुप में होगा, स्ट्रोंशियम इसी के नीचे फिफ्थ पीरियड में लाई करता है। चलो अच्छी बात है। आयोडीन, देखो फ्लोरीन होता है सेकेंड पीरियड में, क्लोरीन होता है थर्ड पीरियड में, ब्रोमीन होता है फोर्थ पीरियड में, आयोडीन फिफ्थ पीरियड में है। तो इसी में आगे कहीं फ्लोरीन आयोडीन हो रहा होगा। बढ़िया। फ्लोरीन तो सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन होता है कहीं ऊपर, सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन होता है कहीं ऊपर, दिस इज सेकेंड पीरियड। अब आ जाओ, क्लोरीन क्या इसके नीचे होता है? तो थर्ड पीरियड में क्लोरीन होता है जस्ट इसके नीचे। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कहीं इसके बगल में हो रहा होगा सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन। तो क्या आपने इस तरह से सजा लिया? अगर आप इस तरह से सजाओगे तो ही आंसर आएगा, अदरवाइज तो गलती करोगे। अब ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो, फिर इसमें एक अच्छी चीज बताऊंगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा साइज इन दोनों का होने वाला है, ये बात क्लियर है। इन दोनों में भी लेफ्ट वाले का बड़ा होगा, राइट वाले का कम हो जाएगा, ये क्लियर है। इन दोनों में भी लेफ्ट वाले का बड़ा हो गया, राइट वाले का छोटा साइज हो गया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद इससे छोटा कौन है? इसके ऊपर वाला। तो इससे छोटा क्या कैल्शियम आने वाला है? इससे छोटा आपके पास कैल्शियम आ जाएगा। उससे छोटा कौन आएगा? क्लोरीन आ जा रहा है, बहुत बढ़िया बात, इससे छोटा क्लोरीन आ जा रहा है। इससे भी छोटा कौन आ रहा है? नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इससे छोटा, लेफ्ट वाला बड़ा होता है, राइट वाला साइज इसका, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो जाता है। क्लियर हुआ? ये जेई मेंस का पीवाईक्यू है, ये वाला। वो लोग थोड़ा और अलग अलग करके लिखते हैं, बस आपको पीरियड वाइज सजा लेना है, ग्रुप वाइज सजा लेना है, आंसर अपने आप आएगा। जैसे मान लो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, ये तो ए हुआ। क्वेश्चन नंबर बी लिखते हैं। बी में देखो, ऑक्सीजन है ग्रुप नंबर 16, सल्फर नहीं है, सेलेनियम है उसके नीचे, कार्बन ऑक्सीजन से पहले लाई करेगा, और नाइट्रोजन के नीचे यानी कि फास्फोरस यहां लिखा हुआ है। देखो, ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है या नहीं? अच्छा, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा क्या? सेलेनियम का साइज सबसे बड़ा होने वाला है, ये बात क्लियर है क्या? उसके बाद फास्फोरस का साइज हो जाएगा, ये भी क्लियर है। उससे छोटा कार्बन और ऑक्सीजन का होगा। कार्बन और ऑक्सीजन में किसका छोटा है? कार्बन का बड़ा है, ऑक्सीजन साइज छोटा हो जाएगा, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज डिक्रीजेस। सी हो गया। सी वाले में साइज सबसे बड़ा किसका है? एसबी का। देखते हैं, तो आर्सेनिक है, एंटीमनी है, एसबी नहीं पसंद, ऐसे सब। नाइट्रोजन फैमिली में नहीं पसंद, ऐसे सब। तो आर्सेनिक हो रहा होगा यहां पे, एंटीमनी हो रहा होगा यहां पे। अब देखो, नाइट्रोजन के बगल में ही आगे फ्लोरीन है, क्या सजा दिया? फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, बहुत बढ़िया। अब इसको आपको साइज ऑर्डर करना है। ये सेकेंड पीरियड का है फ्लोरीन, ये थर्ड पीरियड का है क्लोरीन, ये फोर्थ पीरियड का है आर्सेनिक, ये फिफ्थ पीरियड का है एंटीमनी। ये तो सिंपल है। सबसे बड़ा साइज हो गया एंटीमनी, उससे छोटा साइज आ गया आर्सेनिक का, उससे छोटा आ गया क्लोरीन का, सबसे छोटा साइज आ गया फ्लोरीन का। ये तो ग्रुप में, ग्रुप टाइप का है कि ग्रुप में नीचे जाने पे साइज बड़ा हो जा रहा है।
नेक्स्ट डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में भी मैं सजा लेता हूं इसको पहले। लिथियम ग्रुप नंबर 1 का है। लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे आएगा मैग्नीशियम। ठीक हो गया। लिथियम है सेकेंड पीरियड का, मैग्नीशियम है आपके पास थर्ड पीरियड का। ओके। स्कैंडियम यहां आ रहा होगा कहीं पे फोर्थ पीरियड में, फोर्थ पीरियड में। उसके बाद सिक्स्थ पीरियड में आ रहा होता है लैंथेनम। सिक्स पीरियड में लैंथेनम, फोर्थ पीरियड में स्कैंडियम, थर्ड पीरियड में मैग्नीशियम और सेकंड पीरियड में लिथियम। सिंपल है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं साइज इंक्रीज हो जाएगा। लैंथेनम एज अ बिगर साइज, लैंथेनम, फिर आ गया आपके पास स्कैंडियम, फिर आ गया मैग्नीशियम, और सबसे छोटा साइज किसका आ गया। जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बड़ा हो जाता है। ये चार ऑप्शन। रैंडम एलिमेंट्स आए तो आपको क्या करना है, पीरियड एंड ग्रुप वाइज अरेंज कर लेना है। जब आप पीरियड और ग्रुप वाइज अरेंज करेंगे अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ एटॉमिक रेडियस जो है वो डेटा बेस्ड होते हैं। कुछ एटॉमिक रेडियस डेटाबेस होता है, उसको आप किसी भी लॉजिक में फिट करोगे नहीं आएगा। सबसे खुशी की बात यह है कि वो डेटाबेस क्वेश्चंस नीट में नहीं है, त्याग दीजिए उसको। ठीक है, आज तक नहीं आया, ना सिलेबस में है ना एनसीईआरटी में है, तो उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक, इन टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने कराया भी। ये आएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आएगा, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आता ही नहीं है। दो ही आएगा, या तो रैंडम लिख के दे देगा पीरियड ग्रुप सजा लीजिए, या तो आइसो लेने देगा एएनसी लगा लीजिए, बहुत दैट्स इट। बहुत ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन बनाएगा। केटाइन का रेडियस पूछ लेगा, एनाइन का रेडियस पूछ लेगा, हमें पता है केटाइन का चार्ज ज्यादा साइज कम, एनाइन का चार्ज ज्यादा साइज ज्यादा, बस दैट्स इट। वो कोवलेंट रेडियस, वंडर वाल रेडियस ये सब नहीं पूछता है। ठीक, कभी नहीं पूछा आज तक। और पीरियड और ग्रुप का जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको दिमाग में होना चाहिए। एक्सेप्शंस के नाम पे दो हैं, एक ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जो एल्युमिनियम और गैलियम में लग रहा है, एक लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो इंडियम थैलियम और ग्रुप 4 से 12 पांचवा और छठा पीरियड का साइज बराबर हो जाता है। जनरली जिरकोनियम और हॉफनियम हमेशा पूछा जाता है, आगे आएगा। जिरकोनियम और हॉफनियम के किसी न किसी मैच द कॉलम या कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है। अब आगे लिखते हैं अपन आयोनाइजेशन एनर्जी। अरे पढ़ो, पढ़ लो भाई। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? एल्युमिनियम और गैलियम। अब ये तो बताया, गैलियम, गैलियम छोटा होगा एल्युमिनियम का। अच्छा, आप कह रहे हैं इन दोनों का गैप अच्छा खासा गैप होता है, गैलियम बहुत छोटा हो जाता है। एनसीईआरटी, फॉलो एनसीईआरटी ओनली। ठीक है, हाँ। ऑल्सो 100% डाई हार्ड फैन नहीं होना एनसीईआरटी का। आपके पास एनसीईआरटी है अभी? ऑर्गेनिक वाली, ऑर्गेनिक वाली है, ऑर्गेनिक वाली है। इसमें सम बेसिक प्रिंसिपल्स है ऑर्गेनिक वाला। एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप जाके देखना चलो। और सम बेसिक प्रिंसिपल्स में जहां पे आइसोमेरिज्म पढ़ाया हुआ है इन्होंने, ऑर्गेनिक वाला आइसोमेरिज्म, तो वहां पे चेन आइसोमेरिज्म पढ़ाया है। आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा है? नहीं बताऊंगा अभी, छोड़ छोड़ छोड़। इनऑर्गेनिक का बताता हूं। इनऑर्गेनिक का, अरे वो वहां पे एरर है, और एक नहीं दो तीन जगह एरर है आइसोमेरिज्म चैप्टर में, और आईयूपीएससी में 3-4 जगह एरर है, मतलब बहुत सारे एरर है। खाली आप सम बेसिक प्रिंसिपल मिला दो 10-12 जगह एरर है, नए वाले में खासकर बहुत बुरा एरर है। देखो वो लिखता है ऐसा, ध्यान दो, समझ जाओगे इतने पढ़े लिखे हो। 1 2 3 4 5, ये क्या पेंटेन है? ये भी पेंटेन ही है। वो लिखता है दोनों चेन आइसोमर है। दैट इज रॉन्ग, रॉन्ग है, दोनों सेम है। एक्चुअली क्या होना चाहिए, एरर भी आप मतलब क्या बोलूं, ये यहां होना चाहिए, तब जाके वो चेन आइसोमर है। ये पेंटेन है, आइसोपेंटेन है। पढ़ लिया होगा ना कॉमन नेमिंग। आईपीसी खत्म हुआ है, चल रहा है, तो फिर लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि कॉमन नेमिंग तो पढ़ना है। तो हाँ खैर,
अभी तो टाइम है यार, कहां किसका टाइम है इसके बाद? चलिए अच्छी बात है, चलो ठीक है भाई, आप लोग इन क्लास में हो।